ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव का एक सेट आपके लिए लाया गया। अलग अलग जितने भी कंसेप्ट हैं उस सब का इस्तेमाल करेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव का सेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जितना अभी तक टर्मिनोलॉजी पढ़ा है, जितना भी कंसेप्ट आपने देखा है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव का एक सेट आज कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही अलग अलग कंपटीशन के लिए भी बहुत ही खास मायने रखता है। तो आज का यह सेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सेट। इसी तरह से बाद में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेट करते रहेंगे जिससे कि आपका काम और आसान होता रहे। आज शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को पढ़ा नहीं है तो पहले वो आवश्यक है। अगर आपने उसे किया नहीं तो फिर ये ऑब्जेक्टिव किसी काम का नहीं रहेगा। फिर आप रट्टा मारेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर याद कर लेंगे, फिर वो तो कोई मायने ही नहीं रखता है। वो याद किया हुआ बहुत कम समय में आप भूलेंगे। इसलिए आप पहले सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें और उसके बाद तब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वैद्युत अपघट्य। एक पदार्थ है जो विद्युत का चालन करता है, गर्म करने पर विघटित हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जल में घुलकर आयनों में विघटित हो जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होंगे। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने पढ़ा था। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, उससे विद्युत धारा पास करती है, लेकिन हर एक कंडीशन में पास नहीं करता। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़े बिना सीधा पहले को टिक करते हैं तो फिर फंस जाएंगे आप। इसलिए जितने ऑप्शंस हैं हर एक को आप अच्छे से देख लीजिए और हर एक दृष्टिकोण से जो सबसे बेहतर होगा उसे हिट करना अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट एक पदार्थ है, उससे करंट तो पास होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। फिर इसके बाद है डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, गर्म करने पर टूट भी जाता है और एसिडिक नेचर का होता है। और लास्ट में है जब ये वाटर में घुलता है तो आयनों में परिवर्तित होता है। इन चारों ऑप्शन को अगर आप देखें तो सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो सबसे बेहतर आंसर है वो डी। अब कैसे ये सबसे बेहतर आंसर वो समझिए। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा विद्युत का चालन नहीं करता है। जब वह एक्वस फॉर्म में होगा, जब गलित अवस्था में होगा तभी उससे करंट पास करेगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो करंट पास करेगा ही नहीं। और यहां पर क्या बोला कि वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट एक पदार्थ है जिससे विद्युत का चालन होता, हमेशा तो नहीं होता, इसलिए ये गलत है, हमेशा पास नहीं करता। फिर इसके बाद गर्म करने पर विघटित हो जाता, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा गर्म किए टूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। और इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है, ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों नेचर की, तीनों नेचर होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट अम्ल होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट भस्म होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट लवण होते हैं। अम्ल भी है, भस्म भी है, लवण भी है। तो क्या सिर्फ अम्लीय प्रकृति का होगा? नहीं, ये भी गलत है। तो लास्ट में ये एकदम सही है कि जब वो जल में घुलेगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर वाटर में डिजॉल्व होगा तो डिजॉल्व होने के बाद किसमें परिवर्तित होगा? तो आयन में विघटित होगा। तो परफेक्ट आंसर डी है। इसलिए जब कभी भी किसी क्वेश्चन को करें तो अति उत्तेजित होकर के, उत्साहित होकर के, ऐसा नहीं कि अरे यही वाला सही है, पहला हिट किए बाकी पढ़े भी नहीं, तो मुश्किल होगा, परेशानी बढ़ेगी। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में अब सेकेंड क्वेश्चन है, आयनन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? आयनाइजेशन का थियरी जो दिया गया था वो साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। फेराडे नहीं होगा, फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम बनाया था। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आर्हेनियस। इसके बाद ओस्टवाल्ड ने बिल्कुल भी उन्होंने आयनन का सिद्धांत नहीं दिया था, और ये रदरफोर्ड तो इनका दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं है। तो आयनाइजेशन थियरी किनके द्वारा दिया गया? तो साइंटिस्ट का नाम होगा आर्हेनियस। अब इसके बाद इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है वैद्युत अपघट्य का जल में ऋणायन तथा धनायन में विघटन कहलाता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वह इलेक्ट्रोलाइट जल में घुलता है और घुलने के बाद दो तरह के आयन में कन्वर्ट होता है।
एक आयन हो गया पॉजिटिव आयन, दूसरा निगेटिव आयन, धन आयन, ऋण आयन, उसी को आप कैटायन और एनायन कहते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके तहत कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट होता है? तो वह इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट होता है आयन में। तो आयन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस एक हो गया आयनन, इसके बाद है वैद्युत अपघटन, फिर है विघटन और जल अपघटन। इस चारों ऑप्शन को देखिए तो वैद्युत अपघटन का मतलब होता है करंट पास कराए और वो टूट गया, लेकिन यहाँ टूटने की तो बात हो नहीं रही है। यहाँ सिर्फ बोला गया कि वैद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट है वह इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट हो रहा? ऋण आयन और धन आयन में, मतलब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस का नाम वैद्युत अपघटन तो होगा नहीं, और वो डिकम्पोज भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि टूट के बिल्कुल अलग अलग हो गया, तो विघटन भी नहीं होगा। जल अपघटन में हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में होता है कि जल के द्वारा उसको तोड़ने की प्रक्रिया। तो अभी यहाँ टूट ही नहीं रहा, सिर्फ आयन में परिवर्तित हो रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयनीजेशन। सिर्फ और सिर्फ आयन में बदलने की प्रक्रिया है, आयन में कन्वर्ट हो रहा, तो नाम होगा आयनीजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आयनन की कोटि किस पर निर्भर नहीं करता है? जैसा कि आपने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो किस में परिवर्तित होगा? आयन में परिवर्तित होगा। तो अब आयन में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा आयन मिलेगा, कम आयन मिलेगा। तो कब ज़्यादा मिलेगा और कब कम मिलेगा, इस बात को लेकर के ये क्वेश्चन है। बोला कि आयनन की कोटि मतलब ज़्यादा आयन मिलने की जो बात है वो, कम आयन मिलने की बात है वो, इसमें से किस पर निर्भर करता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आयन के संख्या को प्रभावित नहीं करता है? तो उसमें से एक है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो सॉल्वेंट का नेचर अगर बेहतर है तो ज़्यादा आयन मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर मान लीजिए बहुत स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा आयन मिलेगा, और वीक होगा तो कम आयन मिलेगा। इस पर तो डिपेंड करता है। और उसके बाद ये तनुता है, तनुता मतलब डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें ज़्यादा पानी डाल दिए, पानी की मात्रा बढ़ा दिए, कभी पानी की मात्रा कम कर दिए, तो डाइल्यूशन भी आयन के संख्या को प्रभावित करता है। लास्ट में है वैद्युत अपघट्य का आणविक द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान कोई मायने नहीं रखता है। मान लो कि किसी का मास कम है, किसी का ज़्यादा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मास कम है या ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है, इस तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट का जो ये है वैद्युत अपघट्य का आणविक द्रव्यमान, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे पूछा गया था किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इस पर निर्भर नहीं करता। करेक्ट आंसर इसका होगा 4 का करेक्ट आंसर डी। इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा पदार्थ अच्छा चालकीय जलीय विलयन देता है? मतलब आपके सामने 4 अलग अलग सब्सटेंस रखा गया, आपसे पूछा गया कि इसमें से ऐसा कौन है जो सबसे बेहतर सॉल्यूशन देता, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ऐसा विलयन जिससे करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा। इस 4 का विलयन बनाएंगे और देखना है कि सबसे बेहतर सॉल्यूशन कौन सा है जिससे करंट पास करता है। तो ऊपर में है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए। फिर है प्रबल वैद्युत अपघट्य, उसके बाद है वैद्युत अनपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और कैटलिस्ट। तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयन का होना जरूरी है। अब इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयन ही कम बनेगा। तो जब आयन कम बनेगा तो करंट कैसे ज़्यादा पास करेगा? तो ये गलत है, पहला गलत होगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये गलत है।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आयन मिलेगा और जितना ज्यादा आयन मिलेगा कंडक्टिंग चालकता उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सही है, ये सही आंसर। फिर वैद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे तो करंट ही पास नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। और कैटलिस्ट उत्प्रेरक, तो इससे तो करंट पास नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर कंडक्टर कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो 5 का आंसर हो गया बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ा इसमें आयन बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बोला K4Fe6 के एक अणु के संपूर्ण विघटन से कितने आयन प्राप्त होंगे। आपके पास एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है, और बोला कि जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, पूरा का पूरा विघटन होगा, तो कितने आयन मिलेंगे। तो हम लोग थोड़ा आयनीजेशन कर लेते हैं, इसका आयन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास है K4Fe6, ये कंपाउंड K4Fe6। अब ये पोटासियम आयन है, तो पोटासियम क्या करेगा, पोटासियम बनाएगा K+, पोटासियम आयन K+, तो पोटासियम की संख्या कितनी है 4, तो यहां 4 लगा दीजिए, तो 4K+। अब जस्ट इसके अपोजिट, इस पर चार्ज यहां प्लस है, तो जो इधर वाला भाग होगा इस पर चार्ज माइनस होगा, FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस पर चार्ज क्या था, इस पर चार्ज है प्लस, तो इस पर चार्ज क्या होगा माइनस। लेकिन यहाँ कितना प्लस है, तो यहाँ 4+ है, तो इसके अपोजिट इस पर कितना प्लस होना चाहिए, तो 4- होना चाहिए। तो आयन यहाँ पर बना, पोटासियम आयन बना है, और इधर ये कॉम्प्लेक्स आयन बना है, 2 तरह के आयन बने हैं। तो यहाँ पर 4K+ था, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4- हुआ। अब यहाँ पर ये पूरा देखिए, यह पूरा एक आयन है, और यहाँ पर एक ये है पोटासियम आयन, लेकिन पोटासियम आयन की संख्या कितनी है 4, और इस कॉम्प्लेक्स आयन की संख्या कितनी है 4 ना 1। इसको देख के 4 ना बोलेंगे। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है N3-, तो क्या ये 3 आयन है, बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आप ऐसा 2K+ इस तरह से लिखते हो तब ये 2 आयन है। तो इसको लेकर के आप आयन की संख्या नहीं, वो तो आयन का चार्ज है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये एक आयन है, एक ये, लेकिन इसमें 4 से गुना हुआ, तो 4 आयन ये हुआ और 1 आयन ये हुआ। 4 1 कितना 5, तो टोटल 5 आयन्स होंगे डिसोसिएशन के बाद। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, कुल मिलाकर 5 आयन। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड में आप डिसोसिएट करके आयनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इसी का एक मिलता जुलता एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है MgCl2, अगर बोला जाए कि इसका डिसोसिएशन करना है और डिसोसिएशन करने के बाद इसमें कुल कितने आयन होंगे, तो देख लिया जाए। मैग्नीशियम Mg2+ बनाएगा और क्लोराइड Cl- बनाएगा, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब चार्ज बैलेंस नहीं था 2, तो क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है 2, लेकिन मैग्नीशियम आयन की संख्या कितनी है 1। इस तरह से कुल आयन कितना हुआ, तो टोटल आयन 3 हुआ। तो इस कंपाउंड में 3 आयन बनेंगे, लेकिन अभी इस कंपाउंड में कितना आयन बना है, तो यहाँ पर आयनों की संख्या कुल है 5, इसलिए आंसर होगा 5। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत के प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है कहलाती है। मतलब आपको ये देखना है कि करंट पास हुआ और करंट के पास होने से कौन सा परिवर्तन हो रहा, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा। तो करंट के पास होने से रासायनिक परिवर्तन हो रहा, तो प्रक्रिया का नाम क्या होगा, तो क्या आयनन बोलेंगे। आयनन में तो करंट पास भी नहीं कराते हैं, सिर्फ पानी में घोल देते हैं या जलीय अवस्था में ले आते हैं, तो आयनीजेशन नहीं होगा, क्योंकि करंट पास करने की बात हो रही है। तो ये आंसर गलत है। उसके बाद उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, इसमें भी करंट की क्या जरूरत है, करंट पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2 चीज बचा है, एक वैद्युत अपघटन है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और एक जल अपघटन है जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं।
यहां पर कौन चीज पास कराए थे? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, मतलब टूट गया। तो लाइसिस तो हुआ है, अपघटन तो हुआ है, लेकिन क्या जल अपघटन हुआ या वैद्युत अपघटन, मतलब हाइड्रोलाइसिस हुआ या इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ? यहां पानी से तो तोड़ नहीं रहे थे, करंट पास करा करके उसको तोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन होगा वैद्युत अपघटन। ये आंसर सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस सही होगा। जल अपघटन नहीं, करंट पास कराए, इसलिए कौन सा अपघटन होगा? तो ये होगा वैद्युत अपघटन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हुआ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, अगले प्रश्न में यहां फिर से साइंटिस्ट का नाम। सेकेंड क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव का, वहां भी साइंटिस्ट के नाम से संबंधित था, और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन ये साइंटिस्ट के नाम से संबंध रख रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां है सबसे पहले वैद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? ये इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम डाल्टन दिए थे, कैकुले दिए थे, एवोगाड्रो दिए थे? आपने जो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें आपने 2 नियम पढ़ा था, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे ने 2 नियम दिया, उसमें से पहला नियम दूसरा नियम उन्हीं के नाम से था। तो वैद्युत अपघटन का नियम देखा जाए तो डाल्टन नहीं दिए थे, कैकुले नहीं दिए थे, एवोगाड्रो ने। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर फेराडे। तो वैद्युत अपघटन का जो नियम दिया गया, साइंटिस्ट का नाम फेराडे, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फेराडे का नियम पढ़ा था, और ये क्वेश्चन फेराडे के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। हम पहले वो लिख दे रहे हैं जो आपने फेराडे के नियम में पढ़ा था, फिर उसके बाद मैच करेंगे इससे। फेराडे के नियम में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था W बराबर ZIT। फॉर्मूला है W बराबर ZIT। क्या मतलब है वो भी देख लीजिए। W मास था, द्रव्यमान था, Z वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है? तो I करंट है, और T टाइम है। अब आपसे पूछा है कि यहां पर वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम, जो कि फेराडे के द्वारा दिया गया था, प्रथम नियम को निरूपित करने वाला सही समीकरण कौन सा है? इसमें 4 अलग अलग इक्वेशन दिया गया, इसमें से कौन सा करेक्ट इक्वेशन होगा वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के लिए? एक चीज थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, हम लोगों ने मास को W माना था, लेकिन इस ऑप्शन में मास को M माना है, तो W की जगह पर हम लोग M लिख देते हैं, तो मास M हो गया। इसके बाद यहां पर Z है, C है, T तो टाइम है, लेकिन C का मतलब करंट है। हम लोगों ने करंट को I से डिनोट किया था, लेकिन ये करंट को किससे डिनोट किया? ये करंट को C से डिनोट किया। तो 2 चेंजिंग है, तो इसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, W के जगह पर M और I के जगह पर C। तो W बराबर ZIT, तो इसके अनुसार हम लिखें तो M बराबर W के जगह M, M बराबर ZCT। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है M बराबर ZCT। तो MZ है, ये तो गलत है, M बराबर ZCT, तो M बराबर ZCT, ये आंसर सही है, ये फिर गलत है, ये गलत है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन था W बराबर ZIT, तो उससे आंसर आया M बराबर ZCT। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से 1 कूलम्ब विद्युत प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किनके बराबर होगा? तो आपने इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था। जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करेगा तो किसके बराबर? तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? W बराबर ZIT। कितना कूलम्ब पास हो रहा? 1 कूलम्ब। तो W को W छोड़ दीजिए, Z को Z रहने दीजिए, और ये जो IT है, आपने Q बराबर IT पढ़ा था, तो इसका मतलब ये Q है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं W बराबर ZQ, ऐसा लिखा जा सकता है। W हो गया मास, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और ये Q आवेश है।
बोला कितना कूलम पास किया, 1 कूलम। तो इस आवेश को कितना कूलम लिखेंगे, 1 कूलम। तो जब जेड ये क्यू का वैल्यू 1 कूलम होगा तो डब्ल्यू बराबर जेड इंटू 1, मतलब डब्ल्यू किसके बराबर है, जेड के बराबर है। अब देखिए बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से 1 कूलम विद्युत प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रोड पर जमा होगा वो डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू किसके बराबर है, तो डब्ल्यू जेड के बराबर है। और इस जेड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो कौन सा आंसर सही होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। रट्टा नहीं मारना है, हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझिए, फिर आप ऑप्शन तक पहुंचिए। आपको लगेगा कंपटीशन में, खास करके बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव बड़े आसान होते हैं, आपको लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन कंपटीशन में जो ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन चारों का, आपको लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आप सही कंसेप्ट का यूज करेंगे तो उसमें जो सबसे बेहतर आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो डायरेक्ट है, डाटा पे है, आपने पढ़ा था 1 फैराडे कितना के बराबर होता है, तो 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, 96,500 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला जब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जमा होने वाला द्रव्यमान बराबर होता है। अभी 1 कूलम नहीं है, 1 कूलम जब आपने पास कराया था तो 1 कूलम हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, और यहाँ 1 कूलम के जगह पर 1 फैराडे बोला, और 1 फैराडे का मतलब आपने पढ़ा है 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम, तो उस समय 1 कूलम था तब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आया था, लेकिन अभी कितना है, 1 फैराडे 96,500 कूलम। इतना जब चार्ज पास कराएंगे तब जो द्रव्यमान मिलेगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा ग्राम समतुल्यांक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में अब मास जोड़ना पड़ेगा, कितना मास, तो 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होगा। याद रखिएगा इस चीज को, 1 कूलम जब पास किया तो 1 कूलम जब पास किया तो वो किसके बराबर हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेकिन जब 1 फैराडे पास किया तो आपने पढ़ा था इतना कूलम पर मोल होता है, 1 मोल पर इतना चार्ज होता है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होगा। तो 12 का आंसर हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है वैद्युत अपघटन का फैराडे नियम किससे संबंधित है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे का लॉ पढ़ा था, दो नियम पढ़ा था, इस 4 ऑप्शन में से किससे वो संबंध रखता है, तो पहला है धनायन का परमाणु संख्या। तो जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ पढ़ा था तो उसमें डायरेक्ट आपने रिलेशन पढ़ा था, डब्ल्यू किसके समानुपाती था, तो डब्ल्यू समानुपाती क्यू था। तो क्या परमाणु संख्या का कोई मतलब था यहाँ पर, बिल्कुल नहीं था। तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर काट दीजिए। फिर ऋणायन का परमाणु संख्या, इसमें भी परमाणु संख्या ही है, इससे भी कोई संबंध नहीं रखता है। और इसके बाद है वैद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी भार, हाँ ये सेकेंड लॉ में था, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, सेकेंड लॉ का था, तो इससे संबंध रखता है। और धनायन की चाल से भी कोई संबंध नहीं रखता है, वो संबंध किससे रखता है, तो वैद्युत अपघट्ट का कौन सा भार, तो ये होगा तुल्यांकी भार। आंसर गोज टू सी, इस क्वेश्चन का ये 3rd ऑप्शन सही है। अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर तो आप बस देख के रट्टा मारेंगे, टाइम पास करेंगे, इसलिए पहले कंसेप्ट को अच्छा कर लीजिए, फिर आराम से सब कुछ समझ में आएगा और फिर भूलने की बात नहीं, रटने की बात नहीं होगी। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, सॉल्व करना पड़ेगा इसे। इसमें बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन से 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित होती है तो इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। तो चलिए इसमें थोड़ा फिजिक्स का भी कंसेप्ट ऐड कर लेते हैं। आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q बराबर NE फॉर्मूला था, उसका इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे।
इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप डिनोट किससे करते थे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप स्मॉल n से डिनोट करते थे। आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पर चार्ज दे दिया है 1 फैराडे। कितना चार्ज पास हुआ? तो 1 फैराडे। तो Q का वैल्यू है कितना फैराडे? तो 1 फैराडे। लेकिन यह 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 फैराडे मतलब 96,500। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। तो आपके पास इतना चार्ज है और बोला कि जब इतना चार्ज पास करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या n हो गया, टोटल चार्ज ये हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, आपके पास टोटल चार्ज कितना है? इतना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? n निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर Ne। तो यहां से n का वैल्यू निकालना है। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर Q बट्टा E। अब Q का वैल्यू दिया हुआ है 96,500 कूलम्ब बट्टा E का वैल्यू कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो पहले दिए कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास नंबर है उसमें ऊपर में है 96,500 बट्टा 1.6 और यहाँ पर 10 का पावर -19 है, उसको ऊपर ले चलिए तो 10 का पावर ये +19 हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा तब ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऐसा करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ऊपर वाला। अब ऐसा नहीं कि गुना भाग करने बैठ गए जबकि दिख रहा है कि कौन सा आंसर मैच करेगा। अब इसको देखते हुए टाइम बर्बाद नहीं करना कैलकुलेशन में। तो इसके लिए क्या करते हैं? 9.6500 कर दिए बट्टा 1.6। अब इंटू 10 का पावर पहले से 19 था, अब 4 अंक पीछे लाएं 19 4 0 बढ़ जाएगा। 19 4 कितना होगा? 23। कोई ऑप्शन मिल रहा है इसमें से 23 वाला? मिल रहा है। और वैसे भी देखिए डेढ़ है। अगर देहाती कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो 6 डेढ़ 9 होता है। लगभग डेढ़ को 6 से गुना करेंगे तो 9 के करीब हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में कट जाएगा। और जब कटेगा तो 6 गुना 10 का पावर कितना आएगा? तो ये आएगा 6 गुना 10 का पावर 23। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इतना कूलम था, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 गुना 10 का पावर कितना आएगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें थोड़ा कंसेप्ट यूज करना होगा। ये आपने रट लिया है तो और बेहतर है। अब यहां वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहां होता है? जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? ये चीज आपको पता करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन बोला दोनों इलेक्ट्रोड पर, एनोड कैथोड दोनों पर होता है। फिर बोला कैथोड पर होता है, एनोड पर होता है, विलयन में होता है। इसके लिए क्या करते हैं? हम एक सेल बना जल्दी से तैयार कर लेते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। एक एनोड होता है, आपने पढ़ा था एनोड। एक था क्या? एक और कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड। एनोड पर चार्ज क्या था? एनोड पर चार्ज था प्लस, कैथोड पर चार्ज क्या है? माइनस। अब आपके पास आयन होगा, इसके अंदर में आयन को भी दिखा लेते हैं। इसके आयन अंदर में आयन मान लेते हैं, एक A+ है, दूसरा B- है। 2 तरह के आयन होंगे, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। तो बोला ऑक्सीकरण कहां पर होगा? क्या दोनों इलेक्ट्रोड पर होगा या किसी एक इलेक्ट्रोड पर होगा? तो कहां पर? तो पहले ये देखिए, ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कि गेन करता है? ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हो जाएगा रिडक्शन। याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ऑक्सीकरण पूछा है, कहां पर ऑक्सीकरण होगा? तो पहले से देखिए ई बी वाला जो B- है, ये पहले से क्या करके रखा है? इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा है। अब ये पहले से माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ले रखा है। अब जैसे ही ये माइनस वाला एनायन एनोड पर जाएगा
तो एनोड पर जाते ही जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने पहले से ले रखा था वहां जाते ही लॉस कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो एनायन है ये, एनोड पर जाएगा और एनोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां पर होता है, एनोड पर होता है। ठीक इसी तरह से ये जो कैटायन है, कैटायन पहले से इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा, अब जो ही ये कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का प्रोसेस कहाँ पर होगा, तो रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो आपसे पूछा था कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। आंसर क्या होगा, सी, एनोड। ध्यान रखिएगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके उपस्थिति के कारण गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन करती है। तो सोडियम क्लोराइड है, गलित सोडियम क्लोराइड है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है। और जब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड होगा तो वह सोडियम क्लोराइड NaCl किसमें परिवर्तित होगा, तो आयन बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि किसके उपस्थिति के कारण सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन करता है। तो करंट किसके कारण पास करेगा, इस दोनों के कारण पास करेगा। तो ये दोनों है कौन, आयन है, एक कैटायन है, दूसरा एनायन है, धनायन और ऋणायन। तो देखते हैं ऑप्शन में बोला मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ये गलत होगा। फिर इसके बाद बोला मुक्त आयन, हाँ आयन है जो कि फ्री है, ये ऑप्शन सही होगा, मुक्त आयन। करेक्ट आंसर इसका फ्री आयंस होगा, बी ऑप्शन सही है। मुक्त आयन अणु ये गलत होगा। और सोडियम तथा क्लोरीन का मुक्त परमाणु, ये तो बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा बी, फ्री आयंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला जब NaCl जल में घुलता है तो सोडियम आयन होता है। तो यहां भी NaCl है और इस NaCl को कहां घोल रहे हैं, तो जल में घोल रहे हैं। तो पहले तो NaCl Na+ और Cl- आयन बनाएगा जल में घुलने के बाद। तो जल घुलेगा तो H2O की भी बात करते हैं, तो ये भी H+ बनाएगा और क्या बनाएगा, OH-। सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- बनाएगा और जो पानी होगा वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो बोला जब NaCl सोडियम क्लोराइड जल में घुलता है तो सोडियम आयन होता है। तो इस सोडियम आयन का क्या होता है, अभी सिर्फ जल में घुला है, करंट वरेंट कुछ नहीं पास करा रहे, सिर्फ जल में घोले हैं। तो सोडियम आयन का क्या हुआ, क्या ऑक्सीकृत हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। जब करंट पास कराएंगे तब ऐसा होगा, या अवकृत होगा, मतलब रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, अवकृत नहीं होगा। क्या जल अपघटित होगा, क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जल अपघटित भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, जल मिश्रित। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सोडियम आयन पानी में मिल जाएगा, क्योंकि करंट तो पास करा नहीं रहे थे, इसलिए जल मिश्रित सही आंसर है, हाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा। अगर आप लास्ट ऑप्शन तक नहीं पढ़ते हैं तो आप सीधा सोचते हैं अच्छा सोडियम क्लोराइड जल में घुला था तो सोडियम आयन का क्या होगा। तो सोडियम आयन Na+ वाला है, प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैटायन है तो कैथोड पर जाएगा। और कैथोड पर अभी जस्ट पहले पढ़े थे, कैथोड पर रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। अगर इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो आपका आंसर बी आ जाएगा। लेकिन करंट तो पास नहीं हो रहा था, और जब करंट पास नहीं होगा उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वह पानी में मिल जाए। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर रखें, मिसकंसेप्शन से बचें, हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझें, उसके बाद ऑप्शन का जो सही करेक्ट होगा उसको चुनने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट के बस 2 क्वेश्चन और। इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन है और फिर अगला सेट लाया जाएगा तो उसमें फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करना पड़ेगा,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज़्यादा रखी जाएगी इस बार भी, जैसा कि पिछले बार रखा गया था। इस बार भी ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा होगी और कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 18 है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से विलयन से 108 ग्राम सिल्वर जमा कर सकने वाला विद्युत का परिमाण क्या होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट है, कितना ग्राम जमा करना है, 108 ग्राम। तो सिल्वर का वो तो मास ही होता है, 108 ग्राम जमा करना है। तो 108 ग्राम किसके बराबर, 1 एम्पियर। एम्पियर कहाँ से आ गया, एम्पियर हटा दीजिए, ये कूलम इसको भी हटाइए, तो सीधा 1 फैराडे। आपने पढ़ा था 1 फैराडे जो चार्ज होता है वो पर मोल को जमा करता है। तो सिल्वर का जो मास है 108 ग्राम, वो 1 मोल का है, पर मोल का 108 ग्राम। तो यहाँ पर 1 फैराडे सही आंसर होगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा रिएक्शन बेस्ड है, लेकिन सारा कंसेप्ट वही है। एक बार क्वेश्चन समझिए, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी जब गलित कैल्शियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन होता है। कैल्शियम क्लोराइड बोला, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, सिर्फ कैथोड वाला आपको चुनना है। तो रिएक्शन पहले, इस रिएक्शन को समझने से पहले एक काम कर लेते हैं, पहले कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो जो कैल्शियम क्लोराइड होगा और यह जब आयन में परिवर्तित होगा तो 2 आयन बनाएगा, एक कैल्शियम आयन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, तो दूसरा क्लोराइड आयन बनाएगा। कैल्शियम पर चार्ज प्लस है, क्लोराइड पर चार्ज माइनस है। मतलब ये जो है यह कैटायन है और ये जो है यह एनायन है। आपसे पूछा कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तो कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन जाएगा या एनायन जाएगा। तो कैथोड पर जाएगा कौन, कैटायन, एनायन तो जाएगा नहीं। तो कैटायन वाला कौन सा ऑप्शन है, कैटायन वाला ऑप्शन खाली आपको रखना है, एनायन वाला से कोई मतलब ही नहीं है। तो एनायन वाला इसमें 2 ऑप्शन है, उसको पहले ही कैंसिल कर लीजिए आप। एनायन वाला ये दोनों गलत होगा, काहे कि कैथोड पर पूछा है और जब कैथोड पर जाएगा तो कैटायन, एनायन तो जाएगा नहीं, तो एनायन वाले को कैंसिल कर लिए। तब बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा। अब इस 2 ऑप्शन में देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, कैटायन जब कैथोड पर जाता है, पहले से इसने इलेक्ट्रॉन त्याग करके रखा है, लॉस करके रखा है। जैसे ही ये कैथोड पर पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। पहले से इसने जितना लॉस किया था कैथोड पर जाने के बाद उतना गेन करेगा। कितना लॉस किया था, 2। अब ये कैथोड पर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब 2 ऑप्शन में से देख लीजिए किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इस दोनों में देखिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, मतलब इसमें से भी निकाल रहा, जो कि संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन सा आंसर है, तो आंसर ए। तो कैथोड पर यही रिएक्शन होगा, कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैल्शियम मेटल बनाएगा। तो आंसर ए होगा, सी भी गलत होगा। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये डायरेक्ट आंसर एड करने के लिए है। बोला सभी सेलों में नहीं रहता है, ऑल सेल डू नॉट कंटेन। मतलब इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हर एक तरह के सेल में नहीं पाया जाता है। कैथोड तो सब सेल में रहता है, कैथोड हो जाएगा सब सेल में। ये आंसर आपको खोजना है वो जो सभी सेल में नहीं पाया जाता। कैथोड सब सेल में रहता है, एनोड भी सभी सेल में पाया जाता है, आयन तो रहेगा ही रहेगा। तो जब ये सब रहेगा तो कौन नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। क्या है ये, झरझरा विभाजन, इधर लिखा हुआ एक पोरस पार्टीशन। ये गैल्वेनिक सेल में होता है, हर एक तरह के सेल में नहीं होता। सेल के 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड को अलग करने का काम करता है। और ये झरझरा विभाजन या पोरस पार्टीशन हर एक तरह के सेल में नहीं पाया जाता, कुछ स्पेशल सेल में होता है। तो आपसे पूछा था सभी सेलों में कौन नहीं रहता है, तो सभी सेलों में ये पोरस पार्टीशन, झरझरा विभाजन नहीं रहता। तो आज का क्लास
इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अगर आपको इसमें से भी कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया है, कहीं पर कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में आपके साथ कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके बाद फिर से आपके लिए अगला सेट ऑब्जेक्टिव का और जो कंसेप्ट का है वो भी लाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।